हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान यूपी टीजीटी पीजीटी तथा बिहार टीजीटी पीजीटी की रिवीजन श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। दोस्तों, यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के वीडियो देख सकते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है तो प्राचीन यूनान को राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन है अरस्तु का। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अरस्तु कहता है कि यद्यपि कालक्रम में परिवार और गांव पहले आते हैं, परंतु प्रकृति के क्रम में देखा जाए तो राज्य पहले आता है। अगला प्रश्न है कि राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो अरस्तु महोदय कहते हैं या अरिस्टोटल कहते हैं कि राज्य परिवार का एक विस्तार है और इसे अर्थात राज्य को विकास का परिणाम मानते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है? तो दोस्तों, शेवाइन महोदय मानते हैं और इनका कहना है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है, जिसे वो अरस्तु पोलिटी कहता है, मध्यम तंत्र कहता है, वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह माना है या कहा है लाशवेल ने? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लाशवेल महोदय मानते हैं कि राज्य एक संप्रभु सॉवरिन भू क्षेत्रीय समूह है, भू क्षेत्रीय समूह है। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, तो हीगल महोदय का कथन है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हीगल महोदय मानते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप या पदानुक्रम है या अवतरण है। आप इन कथनों को याद रखिए। अगला प्रश्न है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है लोक कल्याणकारी राज्य। दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है वो अपने नागरिकों के अधिकारों और सामाजिक सुविधाओं को वरीयता देता है और उनके अधिकतम हित की भावना रखता है। अगला प्रश्न है, हॉब्स, मिल, बेंथम तथा ग्रीन में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करता? तो टी.एच. ग्रीन जो कि कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं और इनका मानना है दोस्तों कि राज्य का स्वरूप यांत्रिक नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। यह कथन है मैकाइवर का। दोस्तों, यह प्रश्न नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक है, ऐसा मैकाइवर महोदय मानते हैं। और मैकाइवर महोदय की एक पुस्तक है दी मॉडर्न स्टेट। यह दोनों प्रश्न मैकाइवर से जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। दोस्तों, बारकर महोदय ऐसा मानते हैं कि आधुनिक राज्य में व्यक्ति गौण हो गया है और समूह प्रमुख हो गए हैं, इसलिए अब जो स्थिति है आधुनिक राज्य में वह समूह बनाम राज्य की हो गई है, न कि व्यक्ति बनाम राज्य की जैसा कि पहले थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। तो दोस्तों, भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विश्व समाज के एक सहकारी स्वरूप का उद्गम। दोस्तों, भूमंडलीकरण में प्रत्येक समाज या व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसमें राष्ट्रीय तथा भौगोलिक सीमाएं नहीं होती हैं। हम भारत के रहने वाले हैं, परंतु अमेरिका के लोगों से जुड़े होते हैं और अमेरिकी संस्कृति और जो भी कल्चर के पार्ट हैं उनसे भी जुड़े होते हैं। अर्थात भूमंडलीकरण सीमाओं को नहीं मानता है और समस्त विश्व को एक अंतर संबंधित, जो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उस दृष्टिकोण को अपनाती है। अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार में से वह कौन सा
अधिकार है जो लाक के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, धर्म का अधिकार जो है, लाक महोदय इसे प्राकृतिक अधिकार नहीं मानते हैं। लाक महोदय के द्वारा 3 प्रकार के अधिकार बताए गए जो प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। वो है जीवन का अधिकार, लाइफ, और लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, एंड प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का अधिकार। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 प्रकार के जो अधिकार हैं, लाक महोदय इन्हें प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल प्राकृतिक अधिकार। दोस्तों, लाक मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, उस अवस्था में मनुष्य को केवल प्राकृतिक अधिकार, जिनमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, मैकाइवर महोदय का मानना है। दोस्तों, मैकाइवर महोदय मानते हैं कि जो आज राज्य का स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप, मूलतः निगम या कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं, वह हो गया है। और मैकाइवर महोदय हैं दोस्तों, वो मानते हैं कि राज्य का स्वरूप वर्तमान में परिवर्तित हो गया है। आगे देखते हैं, लास्की के अनुसार राज्य है। तो दोस्तों, लास्की के अनुसार राज्य समाज का सेवक है। लास्की एक बहुलवादी विचारक हैं और ये इनकी जो है प्रमुख मान्यता है दोस्तों कि समाज का सेवक बनकर रह गया है राज्य। आज जो है राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य समाज की सेवा या जो है साधक के रूप में राज्य बना हुआ है। आगे देखते हैं, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, ऐसा मैकाइवर महोदय का मानना है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है, यह जो कथन मैकाइवर महोदय के द्वारा दिया गया, या सभी परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 बार तो जरूर आया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि रक्त संबंध से समाज का जन्म होता है और कालांतर में समाज से राज्य का जन्म होता है, ऐसा मैकाइवर महोदय मानते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो यह कथन रिपीटेड है दोस्तों, मैकाइवर का है। अगला प्रश्न है कि मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन होता है? तो परिवार की जो सबसे बड़ी महिला सदस्य होती है, वह मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख होती है। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसे अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की इस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेदभाव समाप्त है और तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य बन गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राज्य को वर्णित करते हैं तो एक को कल्याणकारी राज्य के रूप में, वेलफेयर स्टेट के रूप में आज के वर्तमान राज्यों को वर्गीकृत किया जाता है या वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या तथा संप्रभुता में राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। आप जानते हैं कि भूमि, निश्चित भूभाग जिसको कहते हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये 4 अंग राज्य के हैं, जबकि प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकार, संप्रभुता, भूभाग तथा कानून में से राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। तो कानून राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या, धर्म, भूभाग, संप्रभुता में से राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो धर्म है। जब आपको राज्य के चारों जो अनिवार्य तत्व हैं याद होंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रभुता या सॉवरेनिटी जो है, यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जनसंख्या, भूभाग तथा एक सरकार भी एक तरीके से
समाज के पास होती है, परंतु संप्रभुता नहीं होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि राज्य और को जो है अन्य समुदायों से कौन अलग करता है, तो संप्रभुता अलग करती है राज्य को अन्य समुदायों से। इसलिए संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शार्टकुट का भाग नहीं है, तो षड्यंत्र और पंचशील जो है, ये शार्टकुट जो सिद्धांत कौटिल्य ने दिया है, इसमें इसके अंग नहीं है। हम देखते हैं दोस्तों कि कौटिल्य ने जो शार्टकुट का सिद्धांत दिया है वो इसकी विदेश नीति से संबंधित है कौटिल्य की, और इसमें 6 प्रकार की नीतियों या तत्वों का वर्णन है। संधि, विग्रह, यान, आसन और संश्रय तथा द्वैधिभाव। संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधिभाव, ये 6 तत्व हैं शार्टकुट सिद्धांत के कौटिल्य के द्वारा जो दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वामी पुरोहितपुर तथा कोश में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में से नहीं है? तो दोस्तों जो पुरोहित है यह अंग नहीं है। 7 अंग, 7 अंग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा दिया गया है उसमें 7 अंग हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 7 अंग हैं। कभी कभी दंड को बल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ये 7 अंग जो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार हैं राज्य के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनु की शार्टकुट नीति में शांति, व्यवहार, संशय, विग्रह में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों व्यवहार मनु के शार्टकुट सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से कौन सा राज्य नहीं है? तो दोस्तों जो राजस्थान है इसके पास निश्चित भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, परंतु संप्रभुता नहीं है। क्योंकि भारत में एक जो संप्रभुता है भारतीय या संघ सरकार के पास है, इसलिए राजस्थान एक राज्य नहीं है। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका राज्य हैं। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यदि देखा जाए तो जो भी जिन्हें हम राष्ट्र या देश कहते हैं वे यहाँ पर राज्य कहलाते हैं राजनीति विज्ञान में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सर्वसत्ता, सेना, खजाना तथा राजा में से राज्य का मूल तत्व है? तो दोस्तों सर्वसत्ता, जिसे संप्रभुता, सॉवरेनिटी के नाम से जाना जाता है, राज्य का मूल तत्व माना जाता है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है तो सर्वोच्च सत्ता या संप्रभुता। और अगला प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है तो संप्रभुता। आगे प्रश्न दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ तथा बांग्लादेश में से राज्य नहीं है? तो दोस्तों जो राष्ट्र संघ है यह राज्य नहीं है क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो हीगल महोदय एक आदर्शवादी विचारक हैं दोस्तों, और इनका मानना है कि राज्य और समाज में कोई भेद नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि पैरेटो, मैकाइवर, ब्राइस, चार्ल्स मेरियम में से कौन समाज एवं राज्य में भेद नहीं करता है? तो मैकाइवर महोदय हैं जो समाज और राज्य में भेद नहीं करते हैं। आगे कुछ प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, और उनकी विदेश नीति, कुछ देश हैं उनकी विदेश नीति से संबंधित दिया है प्रश्न कि भारत की विदेश नीति जो है दोस्तों मित्रता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि एक पूंजीवादी उदारवादी राज्य है, यह साम्यवाद का अवरोध की विदेश नीति अपनाता है। वहीं सोवियत रूस समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन करता है और इसके आधार पर मैत्री संबंध और मैत्री सहयोग की बात करता है। चीन सैनिक शक्ति और साम्यवाद की विदेश नीति अपनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है कि सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह सर्वाधिकार की अवधारणा है। दोस्तों जो सर्वाधिकारवाद है वो मानता है कि राज्य के पास सभी अधिकार होते हैं और सभी कुछ राज्य में निहित होता है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि संस्था है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं और इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में है? तो मुसोलिनी एक इटली के विचारक और शासक रहे हैं दोस्तों, जो मानते हैं और कि सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना की जानी चाहिए सभी राज्यों में। तो यह कहते हैं कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है और राज्य से ऊपर भी कुछ नहीं है तथा सभी कुछ राज्य में निहित है। मुसोलिनी का यह जो कथन है दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा
और क्योंकि ये परीक्षा में रिपीटेड रहा है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है और सभी कुछ राज्य में निहित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा कि मुसोलिनी एक सर्वाधिकारवादी हैं, वो मानते हैं कि राज्य ही सब कुछ होता है, सर्वोपरि होता है और कोई भी चीज़ राज्य के बाहर नहीं होती है। अर्थात सर्वाधिकारवाद में राज्य को सर्वोपरि माना जाता है, व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को महत्व दिया जाता है, जबकि उदारवादी जो राज्य है उसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। तो दोस्तों आदर्शवादी भी मानते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इसके बिना मनुष्य का पूर्ण नैतिक विकास नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा में से कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये सभी उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य हैं। इसमें आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, तीनों प्रकार की सुरक्षाएं अपने नागरिकों को प्रदान की जाती हैं प्रत्येक कल्याणकारी राज्य में। अगला प्रश्न है कि कार्ल डायच, गुनार्ड मिल्टन, लेनिन, रूसो में से सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है। तो दोस्तों जो गुनार मिल्टन है यह सॉफ्ट स्टेट की अवधारणा देता है, मृदु राज्य की अवधारणा देता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, सॉफ्ट स्टेट किससे संबंधित है या मृदु राज्य, तो गुनार मिल्टन। अगला प्रश्न है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो पवित्र रोमन साम्राज्य जो था उसमें सामंतशाही इसका प्रबल विशेषता थी। अगला प्रश्न है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, दायित्व के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है। दोस्तों जो राज्य के अंतर्गत आप देखते हैं तो राज्य में स्थानीय कानूनों को बनाने, उन्हें लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता होती है और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है के अंतर्गत होना, यही राज्य कहलाता है। अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद का मानना है दोस्तों कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा किसने दी है दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा दी है। प्रत्ययवाद या आदर्शवाद का जो है मानना है दोस्तों कि राज्य एक तत्वमीमांसी या तत्वमीमांसावादी सिद्धांत है, आदर्शवाद। अगला है अराजकतावाद। तो दोस्तों अराजकतावाद मानता है कि राज्य अनावश्यक और अवांछनीय है, अर्थात राज्य को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा अराजकतावाद मानता है। वहीं जो सर्वाधिकारवाद है दोस्तों वो राज्य को सर्वोपरि मानता है और राज्य में सब कुछ निहित मानता है। अगला जो विचार है वो है अधिनायकवाद। अधिनायकवाद में व्यक्ति को अथवा दल को असीमित शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जैसा कि आप हिटलर के संदर्भ में देखते हैं दोस्तों। हिटलर में जो जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी वहाँ हिटलर के द्वारा अधिनायकवाद की स्थापना की गई और एक व्यक्ति अर्थात हिटलर और एक दल जो नाजी पार्टी थी उसमें असीमित शक्ति निहित थी। तो आपने इस प्रकार से यहाँ देखा। अब अगला जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें हम राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।